जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीईसीसी 103 का 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया था, उसमें जितना भी थ्योरी सेक्शन है वो सबको आज खत्म करने वाले हैं, पढ़ के रीड करके इसको समझिएगा। 24 तारीख के जो आपको एग्जाम होने वाली है, आपकी एग्जाम, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी क्वेश्चन। मैंने पहले वीडियो में 2025 का कराया था और इसमें 2024 का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी कर्व पर एक बिंदु से अन्य पर विचार अन्य पर वितरण। इसका आंसर है, यह संसाधनों के पुनरावंटन को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अर्थशास्त्र में तकनीकी स्तर और संसाधन स्थिर है, लेकिन समाज एक वस्तु का उत्पादन घटाकर दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहा है। यह चयन की समस्या और अवसर लागत को प्रदर्शित करता है। दूसरा है, सीमा के अंदर एक बिंदु से सीमा पर बिंदु तक का विचरण। इसका आंसर देखिए, यह संसाधनों के कुशलतम उपयोग और बेरोजगारी की समाप्ति को दर्शाता है। सीमा के अंदर का बिंदु यह दिखाता है कि संसाधन या तो बेरोजगार है या उसका अपूर्ण अकुशल उपयोग हो रहा है। जब अर्थव्यवस्था सीमा पर पहुंचती है तो इसका मतलब है पूर्ण रोजगार और अधिकतम क्षमता प्राप्त कर ली गई है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, उत्पादन संभावना वक्र पीपी कर्व में बाहर की तरफ वितरण शिफ्ट। यह आर्थिक विकास या उत्पादन क्षमता के विस्तार को दर्शाता है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था में नए संसाधनों की खोज होती है या उत्पादन तकनीक में व्यापार सुधार होता है, जिससे दोनों वस्तुओं का अधिकतम संभावित उत्पादन बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 1 का बी देखिए, वो था ए का क्वेश्चन, ये है बी का। अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखिए, यह प्रसिद्ध कथन प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई सुलभता की परिभाषा पर आधारित है। मानव जीवन की वास्तविकताओं को देखते हुए अर्थशास्त्र अनिवार्य रूप से चुनाव यानी कि चॉइस का ही अध्ययन है, जिसके 3 बुनियादी कारण हैं। एक है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं अनंत है। एक आवश्यकता पूरी करते ही दूसरी जन्म ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित या दुर्लभ साधन, जिसके वजह से हमें चॉइस करने की अवसर मिलता है। ये सभी 3 वजह से के कारण है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधन जैसे समय, श्रम, धन और फिर भूमि सीमित या दुर्लभ होते हैं। तीसरा पॉइंट है साधनों के वैकल्पिक उपयोग। इसका उत्तर देखिए, उन दुर्लभ संसाधनों के एक से अधिक उपयोग संभव है। उदाहरण के लिए, एक टुकड़े पर स्कूल भी बनाया जा सकता है या अस्पताल भी। चूँकि साधन सीमित है और उसके कई उपयोग हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति और समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि साधन को किस आवश्यकता को पूरा करने में लगाया जाए। यह चयन की समस्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जो अर्थशास्त्र की केंद्र समस्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही जो सी पॉइंट है उसको देखते हैं। निम्न पर भेद कीजिए। स्थैतिक एवं गणनात्मक आर्थिक विश्लेषण। पहला पॉइंट, स्थैतिक विश्लेषण। यह समय रहित होता है जब हम एक निश्चित समय बिंदु पर संतुलन की स्थिति या अध्ययन करते हैं। यह एक स्थिर तस्वीर की तरह है जहां परावर्तन की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे D बराबर S पर संतुलन मूल्य। नेक्स्ट, गणनात्मक विश्लेषण। यह समय के साथ होने वाले परिवर्तन और संतुलन तक पहुंचने के मार्ग प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यह एक चलचित्र की तरह है जिसमें समय अंतराल टाइम लैग्स को महत्वपूर्ण माना जाता है। सेकंड है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म या एक उद्योग के व्यवहार और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसे मूल सिद्धांत प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े बड़े योगों जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर और राजकोषीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है,
कौन सा एक वस्तु की कमी का कारण बनता है? अधिकतम कीमत अथवा न्यूनतम कीमत। कौन सा एक वस्तु की कमी का कारण बनता है? अधिकतम कीमत अथवा न्यूनतम कीमत। एक आरेख द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर, वस्तु की बाजार में कीमत का कारण हमेशा अधिकतम कीमत का निर्धारण बनता है। व्याख्या, जब सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किसी आवश्यक वस्तु की कीमत को बाजार संतुलन कीमत से काफ़ी नीचे तय कर देती है तो उसे अधिकतम कीमत या मूल्य सीमा कहते हैं। संतुलन कीमत से कम मूल्य होने के कारण बाजार में उस वस्तु की मांग अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ जाती है, जबकि उत्पादन कम कीमत पर आपूर्ति घटा देते हैं। इस प्रकार बाजार में डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न होती है, जो बाजार में वस्तु की कृत्रिम कमी या किल्लत का मुख्य कारण बनती है। इसके विपरीत न्यूनतम कीमत हमें वस्तु के अधिशेष का कारण बनती है, कमी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, क्रेता और विक्रेताओं के बीच कर भार जैसे विभाजित किया जाता है, यह किस प्रकार निर्भर करता है और क्यों? उत्तर, कर भार का क्रेता और विक्रेताओं के बीच विभाजन पूरी तरह से मांग और आपूर्ति की अपेक्षित कीमत लोच पर निर्भर करता है। कारण, बाजार का जो पक्ष अपनी मांग या आपूर्ति को बदलने में अधिक असमर्थ यानी अधिक बेलोचदार होता है, कर का अधिकांश बोझ उसी पक्ष पर पड़ता है। पॉइंट 1, यदि मांग अधिक बेलोचदार तो उपभोक्ता कीमत बढ़ने पर भी वस्तु की कीमत कम नहीं कर पाते, अतः उत्पादक कर का अधिकांश हिस्सा बढ़ती कीमत के रूप में क्रेताओं पर डाल देते हैं। यदि आपूर्ति अधिक बेलोचदार है तो उत्पादन बंद या कम कीमत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विक्रेता टैक्स या बोझ क्रेता पर नहीं डाल पाते और कर का अधिकांश हिस्सा विक्रेता को स्वयं वहन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, एक विशिष्ट उत्पादन फलन की 3 आवश्यकताएं होती है। आरेख की सहायता से व्याख्या और वर्णन कीजिए। उत्पादन की किस अवस्था में एक विवेकशील फर्म कार्य करना पसंद करती है और क्यों? उत्तर देखिए, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला अवस्था है बढ़ते प्रतिफल की आवश्यकता। इसमें कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट बढ़ती दर से बढ़ता है। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। यह अवस्था वहां समाप्त होती है जहां एपी अधिक होता है, यानी कि औसत उत्पादन अधिक होता है। द्वितीय अवस्था है घटते प्रतिफल की अवस्था। इसमें टीपी यानी कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता हुआ अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है। एपी और एमपी यानी कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों निरंतर गिरते हैं और जहां टीपी यानी कुल उत्पादन अधिक होता है वहां एमपी शून्य हो जाता है, यानी कि वहां पे सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। तीसरा अवस्था है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इसमें स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों का अधिक दबाव होने के कारण टीपी गिरने लगता है और एमपी ऋणात्मक हो जाता है। विवेकशील फॉर्म का चयन, इसको देखिए क्या है, ये निष्कर्ष है। यह एक विवेकशील फॉर्म हमेशा द्वितीय अवस्था में ही कार्य करना पसंद करेगी। कारण, पहली अवस्था में स्थिर साधनों की क्षमता का पूर्ण उपयोग होना बाकी होता है, इसलिए वहां रुकना अकुशलता है। तीसरी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त श्रम लगने से कुल उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाता है और सीमांत लागत ऋणात्मक दक्षता देती है। अतः केवल दूसरी अवस्था ही ऐसा है जहां दोनों साधन का इष्टतम और कुशलतम उपयोग संभव होता है और आर्थिक लाभ अधिकतम होता है। ये था 3 का ए नंबर का क्वेश्चन और 3 का बी नंबर का क्वेश्चन ये रहा। समुत्पाद वक्र तथा समलागत वक्रों का प्रयोग करते हुए वर्णन कीजिए कि नंबर 1, उत्पादन के
उत्पादन के दिए गए स्तर के लिए एक उत्पादक उसकी लागत को किस प्रकार न्यूनतम करता है। दूसरा पॉइंट ये ज्ञात करना है, दिए हुए लागत स्तर पर किस प्रकार उत्पादन को अधिकतम करता है। तो पहला पॉइंट का आंसर देखिए, दिए गए उत्पादन स्तर के लिए लागत का न्यूनतमीकरण। एक स्थिति में उत्पादक का समोत्पाद वक्र निश्चित होता है। उत्पादक सबसे निचले स्तंभ समलागत रेखा को खोजना चाहता है और उस निश्चित समोत्पाद वक्र को स्पर्श करके संतुलन बिंदु पर समोत्पाद वक्र का ढाल समलागत रेखा के ढाल से बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। यह स्पर्श बिंदु की न्यूनतम लागत पर अभीष्ट उत्पादन प्राप्त करने का इष्टतम साधन संयोजन है। नेक्स्ट पॉइंट का उत्तर देखिए, दिए हुए लागत स्तर पर उत्पादन की अधिकतमीकरण। इस स्थिति में उत्पादक का कुल बजट और समलागत रेखा स्थिर होता है। उत्पादक अपनी इस सीमित बजट रेखा के भीतर रहते हुए उच्चतम संभव समोत्पाद वक्र पर पहुंचना चाहता है, जहां उसकी समलागत रेखा उच्चतम समोत्पाद वक्र को स्पर्श करती है। वह बिंदु अधिकतम उत्पादन स्तर को दर्शाता है। यह भी संतुलन की अनिवार्य शर्त MRIS L के बराबर W/R ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 का ए, मान लीजिए कि प्रतियोगिता फर्म का कुल लागत इतना दिया है तथा सीमांत लागत MC बराबर इतना है। यदि बाजार की कीमत P बराबर 115 प्रति इकाई है तो फर्म द्वारा उत्पादन का स्तर तथा लाभ स्तर ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसका एक संपूर्ण हल दिया गया है, इसे आप कॉपी में बनाएं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि दिखाया संख्यात्मक हल P बराबर MC यानी कि 1500 बराबर 15 + 4Q, इसको सॉल्व किया गया है और Q बराबर 25 सिखाया गया है। फिर लाभ का स्तर पाई ज्ञात किया गया है और 800 इसका आंसर आया। इसको आप कॉपी में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लीजिएगा। 4 का बी देखिए, कीमत विभेद क्या है। कीमत विभेद की विभिन्न कोटियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, कीमत विभेद एक एकाधिकार बाजार की वह नीति है जिसके अंतर्गत एक ही उत्पादक द्वारा एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से या अलग अलग बाजार में विभिन्न कीमतें वसूली जाती है। प्रथम कोटि का कीमत विभेद, इसमें एकाधिकारी प्रत्येक उपभोक्ता से इसकी इच्छा के अनुसार अधिकतम संभावित कीमत वसूलता है। इसे पूर्ण कीमत विभेद भी कहते हैं। द्वितीय कोटि का कीमत विभेद, इसमें उपभोक्ताओं के विभिन्न ब्लॉक या श्रेणियां बनाई जाती है और मात्रा के आधार पर मूल्य लिया जाता है। जैसे घरेलू बिजली की दर, शुरुआत 100 यूनिट सस्ती, उसके बाद महंगी। तृतीय कोटि का कीमत विभेद एक सर्वाधिक समान है, जहां एकाधिकारी पूरे बाजार को 2 या अधिक उप बाजार में बांट देता है और मांग की लोच के आधार पर अलग अलग मूल्य तय करता है। जैसे रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को छूट। मध्यम उत्तर वाले प्रश्न खंड ख को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये बनाने वाला है, इसको आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा जैसे कि हम पहले बताएं। एक हर स्टेप का सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप कॉपी में बनाइएगा तो ही आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में बना सकते हैं। दूसरा है, मांग फलन दिया गया इतना है और बिंदु पर मांग की लोच का निर्धारण कीजिए। कीमत कितना दिया है, 6 दिया है तथा संबंधित यानी अनुरूप मात्रा 200 इकाइयाँ दिया गया है। ये भी सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है, सम सीमांत उपयोगिता नियम का चर्चा कीजिए। इसको देखिए। उत्तर, सम सीमांत उपयोगिता का नियम गॉसेन का यह द्वितीय नियम बताता है कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर धन इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई अंतिम मौद्रिक इकाई से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता समान हो। यदि किसी वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलती है तो उपभोक्ता उसका उपयोग बढ़ा देगा, जिससे ह्रासमान नियम के तरह उसकी उपयोगिता घटती है और अंततः संतुलन पुनः स्थापित हो जाती है। 6 का बी, हीन वस्तुएं क्या है। क्या हीन वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर होनी चाहिए। उदासीनता वक्र
विश्लेषण की सहायता से व्याख्या कीजिए। हीन वस्तुएं क्या है? ये वे वस्तुएं होती है जिसके मामले में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग घटती है और आय घटने पर मांग बढ़ती है, जिसको कि खराब वस्तु कह सकते हैं। मांग वक्र का ढाल। हाँ, एक सामान्य हीन वस्तु का मांग वक्र भी सामान्य वस्तुओं की तरह ही नीचे की ओर होनी चाहिए। कारण, जब किसी हीन वस्तु की कीमत गिरती है तो ऋणात्मक आय प्रभाव मांग को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वस्तु सस्ती होने के कारण धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव बहुत मजबूत होता है और वह आय प्रभाव के विपरीत अवसर को पूरी तरह दबा देता है। कुछ परिमाण मांग में वृद्धि के रूप में ही सामने आता है। केवल गिफिन वस्तुएं, जो हीन वस्तुओं का ही एक अत्यंत अग्र रूप है, के मामले में मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है, सामान्य हीन वस्तु में नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। एक गिफिन वस्तु के लिए कीमत प्रभाव को इसके प्रतिस्थापन एवं आय प्रभाव के घटकों में विभाजित करने की तकनीक की व्याख्या कीजिए। उत्तर, गिफिन वस्तु, गिफिन गुड्स के मामले में कीमत प्रभाव विशिष्ट रूप से विपरीत कार्य करता है। जब कीमत गिरता है तो इसकी मांग घटने लगती है। हिक्सेन तकनीक द्वारा इसका विभाजन इस प्रकार होता है। एक प्रतिस्थापन प्रभाव। कीमत घटने पर प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा वस्तु X को अधिक खरीदने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह सापेक्षिक रूप से सस्ती होती है। यह उपभोक्ता को मूल बिंदु से उसकी उदासीनता वक्र पर आगे ले जाता है। आय प्रभाव। गिफिन वस्तु एक अत्यंत निकृष्ट वस्तु है। वास्तविक आय बढ़ने पर इसका ऋणात्मक आय प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली रूप से कम करता है और उपभोक्ता इसकी मांग को बहुत अधिक घटा देता है। नेक्स्ट है अति परिणाम। गिफिन वस्तु में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। इसके कारण कुल कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है। कीमतें गिरने पर कुल मांग क्या होता है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1, विस्तार पथ को परिभाषित कीजिए। अल्पकाल तथा दीर्घकाल में रेखीय समरूप उत्पादन फलन की स्थिति में विस्तार पथ को रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। विस्तार पथ यह वह वक्र है जो उत्पादन के विभिन्न स्तर को न्यूनतम लागत पर उत्पादित करने वाला साधन के इष्टतम संयोजन के बिंदुओं को मिलाता है। दीर्घकाल में रेखीय समरूप उत्पादन फलन में साधन अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। अतः दीर्घकाल में विस्तार पथ मूल्य बिंदु से शुरू होने वाला एक सीधी धनात्मक रेखा होती है। नेक्स्ट है अल्पकाल में विस्तार पथ। अल्पकाल में पूंजी की मात्रा स्थिर होती है, अतः फर्म पूंजी नहीं बढ़ा सकती, केवल श्रम बढ़ाकर उत्पादन बढ़ा सकती है। इस कारण अल्पकालीन विस्तार पथ स्थिर पूंजी के स्तर पर क्षैतिज अक्ष के समांतर एक सपाट रेखा बन जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का बी। दीर्घ अवधि आर्थिक दक्षता की अवधारणा की चर्चा कीजिए। उत्तर, दीर्घकालिक आर्थिक दक्षता यह स्थिति तब प्राप्त होती है जब पूरी बाजार प्रणाली में सामाजिक कल्याण अधिकतम हो और अपव्यय शून्य हो। इसके दो प्रमुख अंग हैं, एक है उत्पादक दक्षता, दूसरा है आवंटन दक्षता। उत्पादक दक्षता, फर्म न्यूनतम संभव दीर्घकालीन और लागत LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करें। आवंटन दक्षता, समाज की मांग के अनुसार सही वस्तुओं का उत्पादन हो, जो तब होता है जब बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। P बराबर MC। दीर्घकाल में केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही इसे पूर्णतः प्राप्त कर पाता है। प्रश्न संख्या 9 का A है, एक फर्म हानि की स्थिति में कार्य कर रही है। समझाइए कि फर्म बाजार के बाहर निकलने के बजाय क्यों बनी रह सकती है। उत्तर है
अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म घाटा यानी लॉस उठाने के बाद भी उत्पादन जारी रख सकती है, बशर्ते वस्तु की बाजार कीमत उसकी औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर या उससे अधिक हो। कारण अल्पकाल में फर्म को उत्पादन बंद करने पर भी उसकी स्थिर लागत जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जैसे किराया, ब्याज का नुकसान उठाना ही पड़ता है। यदि फर्म उत्पादन जारी रखता है और उसे ABC यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक मूल्य मिलता है, तो वह अपनी परिवर्तनशील लागत निकालने के साथ स्थिर लागत के कुछ हिस्से की भी भरपाई कर देती है। फर्म केवल तभी बाजार को अस्थायी रूप से बंद करेगी जब उसका कीमत यानी ABC से नीचे गिरने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखिए, आर्थिक लाभ तथा रेखांकन लाभ के मध्य विभेद कीजिए। इसमें एक साइड दिया है भेद का प्रकार, दूसरा है लेखांकन लाभ और उसके आगे में है आर्थिक लाभ। सबसे पहला भेद का आधार में है लागतों का समावेश। इसमें केवल स्पष्ट लागतों जैसे नगद भुगतान, मजदूरी, कच्चा माल का खर्च ही घटाया जाता है। आर्थिक लाभ, इसमें स्पष्ट लागतों के साथ अंतर्निहित लागतों जैसे अवसर लागत को भी शामिल किया जाता है। मापन आकार, लेखांकन लाभ हमेशा आर्थिक लाभ से अधिक या उसके बराबर होता है। इसमें है यह छोटा होता है क्योंकि यह स्वयं स्वामित्व वाले साधन के मूल्य को भी घटाता है। इसका सूत्र क्या होता है? लेखांकन लाभ का सूत्र कुल राजस्व माइनस स्पष्ट लागत। आर्थिक लाभ का सूत्र होता है कुल राजस्व माइनस ब्रैकेट में स्पष्ट लागत प्लस अंतर्निहित लागत। स्पष्ट लागत प्लस अंतर्निहित लागत का योग को कुल राजस्व में घटाया जाता है। नेक्स्ट है खंड ग, इसमें लघु उत्तर वाले प्रश्न आते हैं, इसका उत्तर छोटे फॉर्म में देना है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक है पूर्ण प्रतियोगिता के साथ एकाधिकार की तुलना। पूर्ण प्रतियोगिता में अत्यधिक विक्रेता होते हैं, वस्तुएं समरूप होती है और फर्म कीमत स्वीकार होती है, जहां दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ मिलता है और P बराबर MC होता है। इसके विपरीत एकाधिकार में केवल एक विक्रेता है और वस्तु का कीमत निकट प्रतिस्थापन नहीं होता, वह कीमत निर्धारित होता है और दीर्घकाल में भी और सामान्य लाभ कमाता है, जहां P ग्रेटर देन MC होने से आर्थिक दक्षता, आर्थिक अक्षमता निरंतर होनी जन्म लेती है। दूसरा है बी है विकुंचित मांग वक्र विश्लेषण। पॉल स्विस द्वारा प्रतिपादित यह वक्र अल्पाधिकार बाजार में पाई जाने वाली कीमत स्थिरता की व्याख्या करता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रतिद्वंदी फर्म कीमत वृद्धि का अनुसरण नहीं करती, लेकिन कीमत घटाने का अनुसरण तुरंत करती है। इसके कारण प्रचलित मूल्य बिंदु पर मांग वक्र में एक मोड़ आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड का लगान सिद्धांत। डेविड रिकॉर्ड के अनुसार लागत भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए जमींदार को दिया जाने वाला भुगतान है। यह एक विभेदतम अधिशेष है जो केवल उपजाऊ भूमि की सीमितता के कारण ही उत्पन्न होती है। सीमांत भूमि कम उपजाऊ पर कोई लगन नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 11, बाजार की विफलता से आपका क्या तात्पर्य है? बाजार की विफलता के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। बाजार की विफलता वह स्थिति है जहां स्वतंत्र बाजार तंत्र समाज के साधनों का आवंटन कुशलतापूर्वक करने में विफल रहता है। बाजार की विफलता से आप क्या समझते हैं? बाजार की विफलता के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। बाजार की विफलता वह स्थिति है जहां स्वतंत्र बाजार तंत्र समाज के संसाधनों का आवंटन कुशलतापूर्वक करने में विफल रहता है। इसके 4 मुख्य स्रोत हैं। बहमताएं, कार्यों का समाज पर बिना मुआवजा के पड़ने वाला प्रभाव, सार्वजनिक वस्तु
गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं जहां फ्री राइडर समस्या होती है। एकाधिकार शक्ति, बाजार का एकाधिकार होना जो उत्पादन कम और मूल्य अधिक रखता है। चौथा, सूचना की असामयिकता, दोनों पक्षों के पास समान जानकारी न हो। लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दक्षता प्राप्त करने में सीमांत लागत की आधारभूत भूमिका को परिभाषित कीजिए। उत्तर, पूर्ण प्रतियोगिता में संसाधनों के कुशल आवंटन की मुख्य धुरी सीमांत लागत MC है। आवंटन दक्षता की परम शर्त यह है कि वस्तु की बाजार कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, यानी कि प्राइस बराबर MC सीमांत लागत होनी चाहिए। कीमत उपभोक्ता की अतिरिक्त उपयोगिता को दर्शाता है और MC यानी कि सीमांत लागत समाज द्वारा बने बाजार में लगी वास्तविक लागत को। जब P बराबर MC होता है तो समाज को मिलने वाला कुल अधिशेष अधिकतम हो जाता है। यदि P ग्रेटर देन MC हो तो उत्पादन कम हो रहा है, और यदि P लेस देन MC हो तो संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अतः MC यानी कि सीमांत लागत ही वह दिशा सूचक है जो पूर्ण दक्षता सुनिश्चित करता है। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा 12 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए एग्जाम का। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा इसके आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।